हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज बात करते हैं अपने थर्ड पेपर के 5.2 यूनिट के सब पार्ट की। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा क्या आज डिमांड है टॉपिक की। असेसमेंट ऑफ अटेंशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो हमें क्या करना है, हमें किस तरह से असेसमेंट होता है अटेंशन स्किल्स का, लिसनिंग स्किल्स का एंड देन आपके स्पीकिंग स्किल्स का। मतलब ध्यान, अटेंशन, सुनना, लिसनिंग एंड बोलना, स्पीकिंग। यहाँ पे बात कर रखी है ध्यान सुनना और बोलने के कौशल का आकलन। तो आगे चल के टॉपिक्स पढ़ते हैं हम किस तरह से बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अटेंशन मतलब ध्यान की। किसी की ध्यान देने की क्षमता का परीक्षण करना, जो हमारे अंदर क्षमता कैपेसिटी होती है ना, काय की अटेंशन की, दूसरों को ध्यान देने की। तो हमें क्या करना है, उसका परीक्षण करना। उसका परीक्षण करना क्या है, यहाँ पे लिखा जितना लगता है कि कठिन है ना, तो उससे भी कहीं ज़्यादा क्या होता है, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स या हार्ड होता है। ध्यान क्या होता है, 4 प्रकार के घटकों से बना हुआ है। जो हमारे अटेंशन है वो 4 तरह के घटकों से बना हुआ है। हम 4 तरह के घटक पढ़ते हैं। आपके 4 तरह के घटक बता रखे हैं, चयनात्मक ध्यान, निरंतर ध्यान, उसके बाद है विभाजित ध्यान, उसके बाद है बारी बारी से ध्यान। तो 4 प्रकार के हमें ये अटेंशन के टाइप बता रखे हैं, फिर इसके ना वो घटक बता रखे। तो हम एक एक करके से घटक पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान यहाँ पे दिखाई दे रहा है चयनात्मक ध्यान। ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विष्णु, सॉरी यहाँ विष्णु तो होगा नहीं, तो वह वस्तु को अनदेखा करते हुए उत्तेजनाओं में भाग लेने की क्षमता। कि मतलब किसी चीज़ को कोई वस्तु है, ठीक है, उसको क्या है इग्नोर करके, जो अदर से आपको चीज़ क्या है मतलब एक तरीके से अपने तरफ आकर्षित कर रही है, तो आप क्या करो, उस चीज़ को अनदेखा करके, इग्नोर करके, जो भी हमारी क्षमता है, जो जिस चीज़ में हमें भाग लेना है, जो हमारा फोकस है, उस काम को करने की कैपेबिलिटी जिसमें होती है, उसे बोलते हैं चयनात्मक ध्यान। निरंतर ध्यान, समय की विस्तारित अवधि में ध्यान बनाए रखने की क्षमता। कि कोई भी एक एक्टिविटी आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए दे रखी है, तो उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए अपने लिमिटेड टाइम तक उसी भी एक ही क्षमता, मतलब एक ही एक्टिविटी की तरफ या एक ही तरफ अपना ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता, उसे बोलते हैं हम निरंतर ध्यान। अब बात करें विभाजन क्षमता, एक साथ एक से अधिक कार्यों में भाग लेने की क्षमता। जैसे हम तो अभी जानते हैं कि एक से ज़्यादा कभी कभी स्कूल में है ना, कुछ हमारा इंपॉर्टेंट कहीं असाइनमेंट चल रहा है, दूसरे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करते हुए चलेंगे। तो एक टाइम में विभिन्न चीज़ों को क्या है, कम भाग लेने की क्षमता, मतलब बिना किसी चीज़ दूसरी चीज़ को निगलेक्ट किए हम क्या करें, दोनों चीज़ों पर अपने एक टाइम पे फोकस कर सकते हैं। तो उस तरह की क्षमता को बोलते हैं हम विभाजन ध्यान। अब बोलें बारी बारी से ध्यान खोए बिना एक कार्य से दूसरे कार्य पर ध्यान स्थानांतरित करने की क्षमता। कि हम एक कार्य को कर रहे हैं, एक कार्य से हम फ़ौरन दूसरे कार्य पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर स्थानांतरित हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं अपना कार्य। तो इस तरह से एक टाइम में एक बारी में, मतलब यहाँ बात करें कि बारी बारी से ध्यान की एक टाइम में एक बार काम करने की क्षमता से दोबारा दूसरे काम पर ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी जिसमें होती है, उन्हें उसको ध्यान को कैसा बोलते हैं हम, बारी बारी से ध्यान करना। तो ये अभी हमने 4 प्रकार के ध्यान पढ़े हैं। टेंशन के असेसमेंट की बात की जा रही थी, तो इसलिए ध्यान के घटक पढ़ना आवश्यक थे। आगे पढ़ते हैं। ध्यान के प्रत्येक पहलू को मापना सापेक्ष शक्तियों और कमजोरियों को इंगित करने में अत्यधिक सहायक हो सकता है। जो भी हमारे अटेंशन के पहलू हैं, अन्य मतलब नज़रिया अपना चेंज करके हम इस चीज़ की तरफ देखें, जो भी इसकी शक्तियां हैं या फिर इसकी मतलब वही स्ट्रेंथ और नीड की तरफ यहाँ पे हम इशारा कर रहे हैं कि इंगित करने में अत्यधिक सहायता हो सकती है। जब हम बच्चे के ध्यान करने की इसको मापेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा, बच्चे की जो हमारी स्ट्रेंथ है, नीड्स है, हम उसकी पहचान कर सकते हैं। परीक्षण पहचान की गई ध्यान समस्या से निपटने के तरीकों को भी इंग्लिश नहीं होगा, यहाँ पे इंगित कर सकते हैं। मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो भी हमने अपने परीक्षण के थ्रू, कि बच्चे को ध्यान की कौन सी समस्या है, बच्चा किस स्पेसिफिक टाइप में उसे ध्यान देने की समस्या है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसे निपटने, जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई तो चीज़ें कर ली, उसके बाद उसे निपटने के लिए कौन कौन से हम स्ट्रैटेजीज, कौन कौन से ना तरीके यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी भी बात की जा रही है।
ध्यान एकाग्रता और अति सक्रियता के संबंध में आवश्यकता के क्षेत्र की सही पहचान करने के लाभों को व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। लाभों में शामिल है, जैसे हम सभी जानते हैं ध्यान अटेंशन क्या है कि एकाग्रता एक अलग चीज, मतलब अलोन, एक खामोश जगह पे जहाँ पर कोई ना हो, या फिर अति सक्रियता जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब अति एक्टिव रहना हर चीज़ के प्रति, कहीं पे भी आप अपना ध्यान को ईजिली क्या है डाइवर्ट कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों, मतलब इस तरह के क्षेत्रों की आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए हमें क्या है लोगों को विभिन्न जीवन के क्षेत्रों में उनका लाभ पहुंचा सकते हैं। तो उनमें कौन कौन से लाभ होंगे, उन लाभों को एक बार हम देख लेते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, जब बच्चे का जो हमारा ध्यान है, अटेंशन है ना, वो सही होगा तो उसमें क्या कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे बच्चे को। तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे विश्वास है, वो चीज़ बढ़ेगी। कम चिंता, वो जो बिना वजह की चिंता, मतलब यूजलेस थिंकिंग करके चिंता अपने आप को परेशान करना, वो चीज़ कम हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रगति, जब आप एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, आपके जो सक्सेस के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। लक्ष्य समर्थन रणनीतियाँ, जो भी हमारा लक्ष्य है या हमारा जो पर्पस या एम है, हमें उसे फिल करने के लिए हमें क्या है कुछ रणनीतियों का निर्माण करना। आगे देखें, हमने पहले बात की थी अटेंशन पे, अब हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स के, बोलने के कौशल का आकलन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बोलना है, बोलने के कौशल का आकलन करने के लिए क्या है, दो विधियों का उपयोग किया जाता है। अवलोकनात्मक दृष्टि में क्या होता है, एक होती है अवलोकनात्मक दृष्टि और एक होती है हमारी संरचनात्मक दृष्टि। तो इन दोनों दृष्टियों के मतलब थ्रू असेसमेंट कर सकते हैं कि इसका स्पीकिंग स्किल्स का। एक एक करके पढ़ते हैं। अवलोकनात्मक दृष्टि में छात्र के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है कि जो बच्चा है जिसके अंदर क्या है बिहेवियर है, उसका हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं और विनियमित रूप से मूल्यांकन करते हैं। जो भी बच्चे के अंदर रिजल्ट आता है उसको क्या करते हैं, हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। संरक्षित दृष्टि में क्या होता है, छात्रों को एक या एक से अधिक विशिष्ट मौखिक संचार कार्य को करने के लिए कहा जाता है। मौखिक संचार जो मतलब वर्बल कम्युनिकेशन करने के बच्चे को मौका दिया जाता है। उसके बाद कार्य पर उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब कि बच्चे को एक या एक से अधिक बार उसे 1 to मतलब 1 से 2-3 बार क्या है हम चांसेस देंगे कि वो अपनी चीज़ों को क्या है किसी भी चीज़ पे मतलब डिबेट कर सके, अपना जो भी व्यू है उसको आराम से एक्सप्लेन कर सके। तो इस तरह के बच्चे को चांसेस देंगे। उसके बाद जो बच्चे का प्रदर्शन होगा, परफॉर्मेंस होगा, उसी बेसिस पे बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। कार्य को एक स्तर पर सेटिंग में परीक्षण व्यवस्थापन और एक छात्र के साथ यह एक समूह कक्षा सेटिंग में प्रसारित किया जाता है। क्या है इसमें, क्या है एक कक्षा के साथ क्या है एक मतलब ग्रुप में इस तरह का जो सेटिंग है बच्चे के आकलन के लिए, वो क्या है ग्रुप में सेटिंग प्रसारित की जाती है। किसी भी सेटिंग में छात्रों को यह महसूस करना चाहिए कि वे वास्तविक दर्शनों के लिए सार्थक सामग्री का संचार कर रहे हैं। कि बच्चे को ये चीज़ क्या है फील होनी चाहिए कि वो जो भी सेटिंग कर रहे हैं वो क्या है एक रियलिस्टिक है, और जो हम लोग आपस में इस तरह का कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दूसरे बच्चों के लिए सहभागी हो सकता है। कार्य उन विषयों पर केंद्रित होना चाहिए जिसके बारे में सभी छात्र जाने पाने से बात कर सकते हैं। मतलब आपस में क्या करनी है, कुछ बच्चों का ग्रुप में डिस्कशन कराना है और उस डिस्कशन के लिए जो भी टॉपिक आप लोग सिलेक्ट करो वो टॉपिक क्या होना चाहिए, बच्चे उस चीज़ से अवेयर होने चाहिए। अगर बच्चा उस चीज़ से अवेयर नहीं है तो बच्चे को क्या है फुल चांसेस उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में है ना देना चाहिए। यहाँ लिखा रखा है ना, जानकारी एकत्र करने का अवसर बच्चे को प्रदान करना चाहिए। आगे देखें, जैसे अवलोकन और संरचित दोनों दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार से स्तर प्रणालियों का उपयोग करते हैं। एक समग्र स्तर छात्र के प्रदर्शन के सामान्य प्रभाव को पकड़ती है। उदाहरण के लिए जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, को एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी करना। विश्लेषणात्मक पैमाने संचार के विभिन्न पहलुओं जैसे वितरण, संगठन, सामग्री और भाषा पर छात्र के प्रदर्शन को पकड़ते हैं। जो भी हम लोगों ने अपने दृष्टिकोण देखे थे वो अवलोकन और संरचित है। तो दोनों क्या है वो एक मतलब प्रकार के जो एक लेवल पे होते हैं ना, उस बेसिस पे किए जाते हैं बच्चों के। उसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा। जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो क्या है एक निश्चित जो भी उसका दृष्टिकोण है वो क्या है वो अपनी एक भी थॉट या थिंकिंग जो भी है उस चीज़ को क्या करेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, उस चीज़ पे राजी होगा कि जो भी संचार के विभिन्न पहलू हैं, कम्युनिकेट करने के विभिन्न जो स्रोत हैं है ना, चाहे वो सामग्री है कि हम TLM के थ्रू कर रहे हैं या फिर हमारी भाषा है, वो सब क्या होना चाहिए, वो निश्चित जो उसका प्रदर्शन है वो बेहतर होना चाहिए। चीज़ों को लेके उसके जो अंदर ये स्किल्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। इस तरह हम प्रमाणित पैमाने के साथ क्षमता की अलग अलग डिग्री का वर्णन कर सकते हैं या किसी विशेष
ताकि विशेषज्ञ की उपस्थिति या अनुपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। जो भी हमने स्तर किया, जो बच्चे का चीज़ें मेजर हुई हैं, उसमें क्या है, बच्चे की क्षमता की अलग अलग डिग्री वर्णन कर सकते हैं। हर क्षेत्र में बच्चा कोई लेवल परफॉर्मेंस नहीं कर सकता सेम, उसका अलग अलग हर चीज़ में परफॉर्मेंस रहता है, या फिर अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग रिजल्ट भी रहता है। तो जो भी है, जो भी विशेषज्ञ है ना, जो भी विशेषता है जो उसमें बच्चे की उपस्थिति हो या फिर उसकी अनुपस्थिति हो उसके चीज़ों को करने की, तो वो चीज़ क्या है, उसको चीज़ का संकेत देता है कि बच्चे की एक्टिविटी किस तरह से थी। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, सुनने के कौशल का आकलन। सुनने की उत्तेजनाओं को विशिष्ट मौखिक भाषा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जो लोगों को क्या है, सुनने की उत्तेजना होती है, वो लोग काय का चयन करते हैं, वो विशेष मौखिक कम्युनिकेशन मतलब वर्बल कम्युनिकेशन जब लोगों के बीच होगी, तभी वो चीज़ों को सुनने के लिए क्या होगा, उत्तेजक होगा। इसमें लिखित सामग्री के लिए डिज़ाइन किए गए अंशों का मौखिक वाचन शामिल नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसे डिज़ाइन या आपने मटेरियल क्या करा है, डिज़ाइन किया है जो लिखित रूप से है, क्या है, उसमें मौखिक वाचन शामिल नहीं होना चाहिए। सामग्री को उस भाषा का मॉडल बनाना चाहिए। जो भी हम लोग लैंग्वेजेस का मॉडल बनाते हैं वो उस लैंग्वेज में होना चाहिए जिसमें भाषा से आमतौर पर कक्षा में विभिन्न वीडियो जो मतलब ऐसे मतलब यहाँ बात कर रखी कि ऐसी लैंग्वेज हम लोगों को इंक्लूड करनी चाहिए अपने मॉडल्स में, जो क्लास में हम लोग सुन सकें, या फिर कुछ हम मीडिया पे कोई न्यूज़ आ रही है उसमें हम लोग नॉर्मली उस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए देख सकें, या फिर नॉर्मल हम लोग जिस मतलब लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं वही लैंग्वेज हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि सुनने का प्रदर्शन, क्योंकि जो सुनने का बच्चे का जो सुन रहा है उसका जो प्रदर्शन होगा वो प्रेरणा और स्मृति से काफ़ी प्रभावित होता है। जब हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे और उसकी जो मेमोरी होगी वो उससे रिकॉल करेगा चीज़ें, तो वो क्या है, काफ़ी प्रभावित होगी। इसलिए मार्क दिलचस्प और अपेक्षाकृत छोटे होने चाहिए। इसलिए जो भी आप टॉपिक डिज़ाइन कर रहे हो बच्चे के लिए क्या इंटरेस्टेड होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, आकार में छोटे छोटे होने चाहिए, जिससे बच्चा बोर भी ना हो और चीज़ों को क्या कर सके, आराम से अडेप्ट कर सके। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विश्व को सभी छात्रों के लिए समान अनुभव पर आधारित होना चाहिए, भले ही लिंग और भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जो भी हम लोग बच्चे के लिए टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए, लेकिन एक होना चाहिए। लेकिन अलग अलग वो चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम, भौगोलिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को क्या है, चीज़ें मतलब सिमिलर क्रिएट करनी चाहिए। प्रश्नों के संबंध में बहुविकल्पीय मदों को मार्ग के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो भी प्रश्न है उसके संबंध में बहुविकल्पीय को क्या है, जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो जो उसका मद है सबसे वो महत्वपूर्ण, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। वितरण नहीं, किसी विशेष डोमेन के कौशल को मापना नहीं चाहिए, कोई भी एक स्पेसिफिक हम लोग को स्किल्स का आकलन नहीं करना चाहिए। सही के रूप में निर्दिष्ट उत्तर छात्र के पूर्व ज्ञान या अनुभव पर आधारित किए बिना पैसेज लिए जाने चाहिए। कोई ऐसे पैसेज सेलेक्ट करने चाहिए जिसका बच्चे को पूर्व ज्ञान ना हो या किसी प्रकार का उसे अनुभव उस चीज़ के लिए ना हो। और प्रतिक्रिया विकल्प बहुविकल्पी प्रश्नों के स्वीकार मानकों को पूरा करना चाहिए, और ऐसे मानकों मतलब ऐसे जो भी हमने पैसेज बच्चे के लिए सिलेक्ट कर रखा है उससे बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, उससे अपने आंसर्स निकालें। मूल्यांकन सुनने के लिए मूल्यांकन सुनने के लिए परीक्षण वातावरण बाहरी रुकावट मुक्त होना चाहिए। जब भी मूल्यांकन बच्चे का इवैल्यूएशन हो रहा है, जब सुनने वाला बच्चे क्या है उसको बाहर का जो मतलब वातावरण, जो बाहरी वातावरण की जो भी बैरियर्स हैं, आवाज़ें हैं, साउंड है, वो क्या होना चाहिए, वो ऐसा प्लेस हम लोगों को चूज़ करना चाहिए कि वहाँ पे बाहर की कोई चीज़ें रुकावट, बैरियर्स बच्चे के काम में रुकावट ना डालें। यदि उत्तेजना टेप से प्रस्तुत की जा सकती तो ध्वनि की गुणवत्ता उत्कृष्ट होनी चाहिए। और जो बच्चे के साथ हम लोग कम्युनिकेट मतलब उसका असेसमेंट चल रहा है उसमें जो उसकी ध्वनि की गुणता होना चाहिए, जो उसकी साउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक परीक्षण प्रशासन द्वारा उत्तेजना प्रस्तुत की जाती सामग्री को उचित मात्रा और बोलने की दर के साथ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो भी सामने वाला बच्चा व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहा है, जो सामने मतलब सामग्री प्रदर्शित कर रहा है, तो जो बोलने वाला है उसके साथ क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल प्रॉपर वे में बच्चे से बात करें और जो उसकी इंस्ट्रक्शन हो बिल्कुल ही क्लियर बेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात करी 5.2 की, तो हमने बात की असेसमेंट ऑफ अटेंशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हमने अटेंशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स सबके बारे में बात की। देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।